एक समय ऐसा था जब नेटफ्लिक्स के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने ऑफिस के लिए नया सोफा खरीद सके। वहीं दूसरी तरफ उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ब्लॉकबस्टर दुनिया भर में 9,000 से ज्यादा स्टोर्स और 60,000 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ हर साल $600 करोड़ कमा रहा था। नेटफ्लिक्स की हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने ब्लॉकबस्टर को अपनी कंपनी बेचने का फैसला तक कर लिया था। लेकिन ब्लॉकबस्टर के सीईओ ने इस ऑफर को मजाक में उड़ा दिया और जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो ब्लॉकबस्टर कभी फिल्मों के बाजार का राजा था, कुछ ही सालों में उसका नामो निशान मिट गया। और वही नेटफ्लिक्स, जिसे कभी कोई सीरियसली नहीं लेता था, आज वही $28,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। लेकिन नेटफ्लिक्स ने ये सब आखिर किया कैसे? ये कहानी शुरू होती है 1997 में, जब इंटरनेट बिजनेस का दौर तेजी से बढ़ रहा था। उस वक्त जेफ बेजोस अमेज़न के जरिए ऑनलाइन किताबें बेच रहे थे। इसी दौरान मार्क रैंडोल्फ नाम के एक शख्स के मन में भी एक आइडिया आया, इंटरनेट पर कुछ नया करने का। लेकिन सवाल था, आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए? मार्क जहां भी जाते एक छोटी नोटबुक लेकर चलते और उसमें नए नए बिजनेस आइडियाज लिखते रहते। उन्होंने अपने दोस्त रीड हेस्टिंग्स के साथ ही इस पर चर्चा की, लेकिन कोई भी आइडिया दमदार नहीं लग रहा था। रीड हेस्टिंग्स की सोच अलग थी। वो ऐसा बिजनेस चाहते थे जिसमें कस्टमर एक बार आए और बार बार लौटकर आता ही रहे। और यहीं से जन्म हुआ नेटफ्लिक्स का एक ऐसा आइडिया जिसने ब्लॉकबस्टर को पूरी तरह खत्म ही कर दिया। तो आखिर नेटफ्लिक्स ने ऐसा कौन सा गेम खेला जिससे ब्लॉकबस्टर पूरी तरह खत्म हो गया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आज हम जब चाहें, जहां चाहे, बस एक क्लिक में अपनी पसंदीदा फिल्म या वेब सीरीज देख सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस नेटफ्लिक्स को हम सब जानते हैं, उसकी शुरुआत एक बहुत छोटे लेकिन दिलचस्प वाक़ये से हुई थी। ये कहानी एक लेट फीस से शुरू हुई, लेकिन उसने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। ये बात उन दिनों की है जब लोग फिल्मों का मजा उठाने के लिए ब्लॉकबस्टर जैसी वीडियो रेंटल दुकानों पर जाया करते थे। वहां जाकर घंटों अपनी पसंद की मूवी चुनते, फिर उसे किराए पर लेते और घर ले जाते। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एक बड़ी दिक्कत थी। अगर फिल्म तय समय पर वापस न की जाए तो लेट फीस लगती थी। रीड हेस्टिंग्स नाम के एक व्यक्ति को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक मूवी किराए पर ली, लेकिन समय पर वापस नहीं कर पाए। जब वह वीडियो स्टोर पहुंचे तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ा। यह उन्हें काफी अजीब लगा। उन्होंने सोचा, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे लोग अपनी पसंदीदा मूवीज आसानी से किराए पर ले सकें बिना लेट फीस की टेंशन के? रीड ने अपने दोस्त मार्क रैंडोल्फ के साथ इस समस्या पर चर्चा की। दोनों ने मिलकर एक नए बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि अगर लोग इंटरनेट पर जाकर मूवीज किराए पर ले सकें और उन्हें डिलीवरी के जरिए घर पर मंगवा सके तो ये कितना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। उस समय वीएचएस टेप्स ही फिल्मों को देखने का सबसे बड़ा जरिया थी, और ये टेप्स काफी भारी और महंगी थी। उन्हें पोस्ट करना बहुत खर्चीला साबित हो सकता था। इस वजह से उनका यह बिजनेस आइडिया आगे बढ़ने से पहले ही मुश्किल में आ गया। कुछ हफ्तों बाद रीड ने टेक्नोलॉजी मैगजीन में पहली बार डीवीडी के बारे में पढ़ा। यह वीएचएस टेप्स की तुलना में बहुत हल्की और कॉम्पैक्ट थी। यह कुरियर के जरिए आसानी से भेजी जा सकती थी और उसकी क्वालिटी भी बेहतर थी। बस यहीं से उनके दिमाग में नया आइडिया आया। उन्होंने तुरंत एक डीवीडी खरीदकर खुद को कुरियर की। जब वह डीवीडी सही सलामत और बिना किसी नुकसान के उनके पास वापस पहुंची तो उन्हें यकीन हो गया कि यही सही रास्ता है। अब उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने से कोई नहीं रोक सकता था। इसके बाद उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जहां लोग अपनी पसंदीदा डीवीडी किराए पर ले सकते थे। जब कोई ग्राहक ऑर्डर करता तो 2 दिनों के अंदर वह डीवीडी उनके घर पहुंच जाती। साथ में एक प्रीपेड रिटर्न लिफाफा भी दिया जाता, जिससे ग्राहक को डीवीडी वापस भेजने में कोई दिक्कत न हो। सबसे खास बात यह थी कि इस मॉडल में कोई लेट फीस नहीं थी। ग्राहक जितनी देर चाहे डीवीडी अपने पास रख सकते थे और जब चाहें उसे वापस भेज सकते थे। यही वह चीज थी जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई। धीरे धीरे नेटफ्लिक्स का यह बिजनेस मॉडल इतना पॉपुलर हो गया कि ब्लॉकबस्टर जैसी बड़ी कंपनियों को भी इसे नोटिस करना पड़ा। लेकिन उन्होंने इस नए आइडिया को सीरियसली नहीं लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कुछ सालों बाद इंटरनेट तेजी से फैलने लगा और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की मांग बढ़ने लगी। नेटफ्लिक्स ने इस मौके को पहचाना और डीवीडी किराए पर देने के बजाय ऑनलाइन मूवी और सीरीज स्ट्रीमिंग सर्विस की शुरुआत कर दी। अब लोगों को किसी भी फिल्म को देखने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। वह बस अपनी स्क्रीन पर क्लिक करते और तुरंत अपनी मनपसंद मूवी या शो देखने लगते। लेकिन यह सब चीज एक छोटे स्केल तक ही ठीक थी, क्योंकि इसे बड़े स्केल में बदलने के लिए काफी पैसों की जरूरत थी। समस्या यह थी कि मार्क और रीड के पास इतना पैसा नहीं था
कि वे बड़े लेवल पर शुरुआत कर सके। उन्होंने जैसे तैसे एक छोटा सा ऑफिस तैयार किया जिसमें सस्ती फोल्डिंग टेबल और पुराना फर्नीचर इस्तेमाल किया। टीम भी छोटी थी और कर्मचारियों को कम सैलरी पर रखा गया, लेकिन एक वादा किया गया, अगर कंपनी आगे बढ़ी तो उन्हें बिजनेस में हिस्सा मिलेगा। मेहनती टीम ने शुरुआत में एक वेबसाइट तैयार की और डीवीडी खरीदनी शुरू की। महीनों की मेहनत के बाद वो दिन आ गया जब नेटफ्लिक्स को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया जाना था। लॉन्च से पहले ही उन्होंने मीडिया में खबरें फैलाने की प्लानिंग कर ली थी ताकि शुरुआत में ही लोगों का ध्यान इस पर जाए। फिर वो दिन आया, 29 अगस्त 1997 सुबह 9 बजे वेबसाइट लाइव कर दी गई। उसमें एक खास घंटी लगाई गई थी जो हर नए ऑर्डर पर बजती। सबसे पहला ऑर्डर खुद मार्क ने दिया और घंटी बज उठी। फिर धीरे धीरे और लोग नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर आने लगे। पहले ही दिन वेबसाइट पर 137 ऑर्डर आ गए। यह उनके सोच से कहीं ज्यादा थे, लेकिन वेबसाइट पर इतना लोड आया कि वह कुछ घंटों के लिए क्रैश हो गई। इसका मतलब था कि अगर साइट बंद ना होती तो और भी ज्यादा ऑर्डर आ सकते थे। अब उनके सामने एक बड़ा सवाल था, कैसे वेबसाइट को इतना मजबूत बनाया जाए कि वह ज्यादा ट्रैफिक झेल सके। और इसी के लिए उन्होंने लोकल स्टोर से 8 नए सर्वर्स खरीदे और वेबसाइट को फिर से लाइव किया। नेटफ्लिक्स का पहला महीना उम्मीद से बेहतर था। उन्हें $90,000 की सेल्स मिली, लेकिन असली प्रॉब्लम यह थी कि इस रकम में से सिर्फ $1,000 ही डीवीडी किराए पर देने से आया था। लोगों के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वे $25 में डीवीडी खरीद सकते थे या फिर $4 में किराए पर ले सकते थे, लेकिन ज्यादातर लोग सीधे डीवीडी खरीदना पसंद कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि उनकी कमाई डीवीडी किराए पर देने से होगी, क्योंकि जब तक डीवीडी खराब नहीं होती तब तक उससे लगातार पैसे आते रहेंगे। लेकिन जो हो रहा था वह उनकी प्लानिंग के बिल्कुल उलट था। उन्हें यह एहसास हुआ कि लोग डीवीडी खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उस समय कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था जो मूवीज बेच रहा हो। यह मॉडल इतना सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, लेकिन इन सब चीजों से नेटफ्लिक्स धीरे धीरे चर्चा में आने लगा। कुछ ही हफ्तों बाद अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने मार्क और रीड से संपर्क किया। जेफ बेजोस उस समय ऑनलाइन बुक मार्केट पर राज कर रहे थे और अब वह डीवीडी मार्केट में भी कदम रखना चाहते थे। उन्होंने नेटफ्लिक्स को खरीदने का प्रपोजल रखा। यह बहुत बड़ा ऑफर था। अगर नेटफ्लिक्स बिक जाता तो अमेज़न को एक पहले से बना बनाया बिजनेस मिल जाता और वह डीवीडी मार्केट पर कब्जा कर सकता था। एक तरफ अगर नेटफ्लिक्स यह ऑफर एक्सेप्ट कर लेता तो उन्हें तुरंत एक बड़ी रकम मिल जाती, और दूसरी तरफ उनका असली सपना डीवीडी रेंटल सर्विस को सफल बनाना था, ना कि सिर्फ डीवीडी बेचना। उन्होंने काफी सोच विचार किया और आखिरकार फैसला लिया कि वो नेटफ्लिक्स को नहीं बेचेंगे। लेकिन असलियत तो ये थी कि नेटफ्लिक्स को पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी। नेटफ्लिक्स ने अपने मार्केटिंग के लिए कई प्रमोशनल कैंपेन तक करे, लेकिन एक के बाद एक सारे प्रमोशनल कैंपेन फेल हो रहे थे। इसी बीच अमेरिका की पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम व्हाइट हाउस की एक इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ जुड़े स्कैंडल में सामने आ गया। जब ये मामला खुला तो कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ और हर कोई उस ट्रायल की वीडियो देखना चाहता था। नेटफ्लिक्स के पास सुनहरा मौका था। कंपनी को हजारों ऑर्डर मिलने लगे कि वे इस ट्रायल की डीवीडी उपलब्ध कराएं। लेकिन यहीं पर एक गड़बड़ हो गई। जिस कंपनी को नेटफ्लिक्स ने वीडियो डीवीडी पर रिकॉर्ड करने के लिए हायर किया था, वो अडल्ट मूवीज का भी काम करती थी। तो गलती से उन्होंने ट्रायल की वीडियो की जगह अडल्ट फिल्म की डीवीडी तैयार कर दी और नेटफ्लिक्स को भेज दी। अब असली कांड तब हुआ जब नेटफ्लिक्स ने बिना चेक किए ही ये डीवीडी अपने कस्टमर्स को भेज दी। जैसे ही लोगों ने पैकेज खोला, हंगामा मच गया। चारों तरफ से शिकायतें आने लगी। मामला इतना बड़ा हो गया कि नेटफ्लिक्स को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इस घटना के बाद नेटफ्लिक्स को समझ आ गया कि उनका मौजूदा मॉडल ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए अब उन्हें कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जो गेम बदल दे। इसी मुश्किल घड़ी में मार्क के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जिसने नेटफ्लिक्स की किस्मत ही बदल दी। उन्होंने देखा कि लोगों को लेट फीस से बहुत परेशानी होती थी। इसी समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक नया सब्सक्रिप्शन मॉडल लाया। इस मॉडल में लोग महीने का एक फिक्स अमाउंट देकर 4 डीवीडी घर बैठे मंगवा सकते थे। जब चाहे वे डीवीडी देख सकते थे और जब चाहे पुरानी लौट आकर नई मंगवा सकते थे। कोई लेट फीस नहीं, कोई झंझट नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि लोगों को ब्लॉकबस्टर के स्टोर्स तक जाने की जरूरत नहीं थी। वे घर बैठे आराम से फिल्में देख सकते थे। शुरुआत में नेटफ्लिक्स को इस मॉडल पर शक था, लेकिन जब उन्होंने इसे लॉन्च किया तो पहले ही दिन 90% लोगों ने इसे सब्सक्राइब कर लिया। यही वो कस्टमर्स थे जिनके लिए नेटफ्लिक्स के फाउंडर्स ने इतनी मेहनत की थी। अब नेटफ्लिक्स को हर महीने बिना किसी रुकावट के पैसा मिलने लगा
और उनकी ग्रोथ तेजी से होने लगी। नेटफ्लिक्स ने देखा कि लोग इंटरनेट पर फिल्में देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उन्होंने उसी दिशा में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। 2007 में उन्होंने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शुरू की और फिर 2013 में अपने ओरिजिनल शोज और वेब सीरीज भी बनाने लगे। हाउस ऑफ कार्ड्स उनकी पहली ओरिजिनल वेब सीरीज थी और इसके बाद उन्होंने कई हिट शोज दिए। नेटफ्लिक्स को अपने कस्टमर्स का बिहेवियर समझने में 7 साल लग गए। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर ऐसे स्मार्ट एल्गोरिदम लगाए जो हर यूजर को उसकी पसंद की मूवीज और शोज ही दिखाते थे। ये कदम नेटफ्लिक्स के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। नेटफ्लिक्स लगातार अपने कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने में लगा था। जैसे जैसे उनकी सर्विस पॉपुलर होती गई, ज्यादा लोग नेटफ्लिक्स से जुड़ते गए। इसलिए ही कई बार बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ अच्छा काम करना नहीं होती, बल्कि बदलते समय के साथ खुद को बदलना भी जरूरी होता है। ब्लॉकबस्टर की कहानी इसी बात की मिसाल है। ब्लॉकबस्टर ने वही गलती की जो नोकिया और कोडाक जैसी बड़ी कंपनियों ने की। उन्होंने वक्त पर बदलती टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी ऑनलाइन मूवी स्ट्रीमिंग का आइडिया लेकर आई। जब ब्लॉकबस्टर को यह लगा कि यह सिर्फ एक छोटा ट्रेंड है जो जल्दी खत्म हो जाएगा, उन्हें भरोसा था कि उनका बिजनेस मॉडल हमेशा चलेगा। लेकिन असल में यही उनका सबसे बड़ा फैसला गलत साबित हुआ। आज नेटफ्लिक्स की वैल्यू 28,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। उनके पास 13,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज है और हर साल वो करीब 1,900 करोड़ डॉलर की सेल्स करते हैं। सोचिए, जिस नेटफ्लिक्स को ब्लॉकबस्टर ने 5 करोड़ डॉलर में खरीदने से मना कर दिया था, उसकी आज की कमाई उस समय की कीमत से 380 गुना ज्यादा है। ब्लॉकबस्टर के 9,000 स्टोर्स में से अब सिर्फ एक स्टोर बचा है जो अमेरिका के ओरेगन में है। यह स्टोर अब एक तरह का टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। लोग इसे देखने जाते हैं और ब्लॉकबस्टर की उस दौर की यादों को ताज़ा करते हैं जब यह हर किसी की पहली पसंद हुआ करता था। ब्लॉकबस्टर की कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस में सबसे जरूरी चीज है बदलाव को अपनाना। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और लोगों की ज़रूरतें बदलती रहती है। अगर हम बदलते समय के हिसाब से खुद को नहीं बदलते तो हमें पीछे छूटने में देर नहीं लगती। नोकिया, कोडाक और ब्लॉकबस्टर इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग बिजनेस फेलियर्स और सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।